नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, साथियों को नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रगतिवादी विशेषताएं का जो अध्ययन है वो नियमित रूप से जारी रख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि प्रगतिवादी काव्य की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या विशेषताएं मानी गई हैं, इनका काव्य किस प्रकार का था और विशेषताएं जो उनकी प्रवृत्तियां हैं वो किस प्रकार की हमें दिखाई देती हैं। अब हम आगे की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन प्राप्त करते हैं। हमारी कल तीसरी प्रवृत्ति थी सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। परिवर्तन देखिए, प्रगतिवादी कवि क्या चाहते हैं? सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। और यह परिवर्तन किस प्रकार का? हृदय परिवर्तन जैसे नहीं, यह व्यवस्था में व्यवस्था का होगा। वो चाहते हैं कि ये व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि सभी को समानता मिले, सभी को उनकी मेहनत का फल मिले। और यह जो व्यवस्था में परिवर्तन है वो किस प्रकार से होगा? जब व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगा और वह जब क्रांति के लिए तैयार होगा, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जब वह इस प्रकार का कोई कार्य करना चाहेगा कि भाई कि मेरे अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, क्यों छीने जा रहे हैं, क्यों मुझसे अपना मेहनत का फल भी मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, जब उसे ऐसी स्थिति का बारे में जानकारी होगी, जब वह जागृत होगा, तब निश्चित है कि व्यवस्था में क्या हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था में क्या होना लगेगा, परिवर्तन होना स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। तो यही बात ये चाहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि जो भ्रष्टाचार से पनपी हुई जो व्यवस्थाएं हैं, जिन्होंने समाज में दो वर्गों का निर्माण कर दिया है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं ये समाज के लिए उचित नहीं है। इसलिए वे सामाजिक व्यवस्था में संपूर्ण परिवर्तन के पक्षधर होते हैं। अब देखिए किस प्रकार से परिवर्तन का क्या है, थोड़ी पंक्तियां हैं इनकी। मैं उदाहरण के लिए लिखा देता हूं आपको समझाने के लिए। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है। देखिए इसकी कुछ दो पंक्तियां हैं, केवल मैंने आपको उदाहरण के लिए लिखा है। तो इसकी ऊपर की दो पंक्तियां हैं जिनके बारे में मैं बता देता हूं आपको। सदियों की ठंडी बुझी राख, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सदियों की ठंडी बुझी राख, सदियों की ठंडी बुझी राख क्या होने लगी? सुगबुगा उठी। क्योंकि सदियों से क्या हो रहा था, इनको दबाया कुचला जा रहा था, इनके अधिकार छीने जा रहे थे। तो वे जो राख है उसमें क्या सुगबुगा उठी, उसमें चिंगारी उत्पन्न होने लगी। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, मिट्टी जो है वो सोने का ताज पहनकर इठलाती है। क्यों? मिट्टी से जुड़े हुए कौन हैं? वो मजदूर हैं, किसान हैं। दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो। अब वो पूंजीपतियों और बड़े वो हैं सेठ हैं या बड़े बड़े जो क्या हैं शोषक वर्ग है, उनके लिए कहा जा रहा है कि दो राह कि अब राह दो, और समय के रथ का घर घर भीषण आवाज सुनिए कि क्रांति का आगमन होने जा रहा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब तुम्हें यह सिंहासन क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा, अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जनता क्या हो गई है? जागरूक हो गई है, जागृत हो गई है, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता लग चुका है और वे अब क्रांति के द्वारा आपके इस सिंहासन को खाली करवा लेंगे। तो ये किसकी धारणा है? प्रगतिवादी कवियों की धारणा है कि जिसमें वो क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था में क्या चाहते हैं? वो परिवर्तन चाहते हैं।
अगली प्रवृत्ति देखते हैं इनकी, प्रगतिवादी कवियों की। अगली प्रवृत्ति आती है राष्ट्रीय चेतना। देखिए राष्ट्रीय चेतना में क्या है कि प्रगतिवादी जो काव्य है वह भी राष्ट्रीय चेतना से युक्त है, उसमें भी राष्ट्रीय चेतना के भरपूर स्वर पाए जाते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि इनकी जो राष्ट्रीय चेतना है वह छायावादी राष्ट्रीय चेतना से थोड़ी सी क्या है, भिन्न है। ये अतीत के गौरव गान से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये कोरा अतीत के महिमा उसके गौरव गान पर कोई विश्वास नहीं रखते हैं। ये राष्ट्रीय चेतना की जो अभिव्यक्ति है ये वंचित वर्ग के अधिकारों पर तय करते हैं कि उन वंचित वर्ग जो है हमारा समाज का, उन वंचित वर्गों को उनका अधिकार मिला है या नहीं मिला है, इस अर्थ पर वो राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति उनके काव्य में प्रकट होती है। तो वे केवल कोरे एक सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को या कोरे एक तरह से हमारे अतीत के गौरव गान को ही वो प्रकट करना नहीं चाहते, उनमें उनका कोई विश्वास नहीं है। वो चाहते हैं कि जो समाज के जो वंचित वर्ग हैं उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है तो निश्चित है कि राष्ट्र की जो स्थिति है वो बहुत ही सुदृढ़ बनती जा रही है। तो इनके काव्य में कौन सी स्वर की प्रवृत्ति दिखाई देती है राष्ट्रीय चेतना की, कि क्या है कि ये कोरे राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं हैं। पहली बात, ये कोरे राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है। क्या चाहते हैं, वंचित वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की स्थिति में ही राष्ट्रीयता को ये सर्वोच्च मानते हैं। इसलिए इनके काव्य की जो राष्ट्रीय चेतना है वो किससे भिन्न है, छायावादी काव्य से हमें भिन्न दिखाई देती है। देखते हैं ये क्या कहते हैं, ये स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, जहान भरता पेट, जहान भरता पेट, देश वह कैसा भी हो, देश वह कैसा भी हो महानरक है। प्रगतिवादी कवि कहते हैं कि राष्ट्रीय चेतना के व्यक्ति में वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय चेतना के स्वर उनके काव्य में जरूर हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय चेतना किससे जुड़ी हुई है, उस वंचित वर्ग के अधिकारों से उनकी राष्ट्रीय चेतना जुड़ी हुई दिखाई देती है। वो क्या कहते हैं, जहान भरता पेट, कि जिस देश में एक किसी व्यक्ति के लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, अन्न नहीं है, उसके लिए भरण पोषण का कोई साधन नहीं है, देश वह कैसा भी हो किसके समान है, नरक के समान है, वो महानरक है। वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि देश में क्या स्थिति होनी चाहिए, देश में स्थिति ये होनी चाहिए कि सबके लिए क्या हो, जीने का और अपने पालन पोषण का सबके लिए अवसर प्राप्त होना चाहिए। अपने कमाए हुए अपने मेहनत के फल से प्राप्त अपने जीवन को, अपने परिवार को सुधारने की दशा व उसकी स्थिति से संबंधित सभी व्यक्तियों के कार्य होने चाहिए। इसलिए ये राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार की है, इनकी राष्ट्रीय चेतना कैसी है, प्रगतिवादी राष्ट्रीय चेतना है, जिसमें ये वंचित वर्गों के अधिकारों की ही बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगली प्रवृत्ति कौन सी हो गई, राष्ट्रीय चेतना की हो गई। ये क्या कहते हैं, जहान भरता पेट, देश वह कैसा भी हो किसके समान है, नरक के समान है। अर्थात वहां पर नागरिकों के रहने के लिए कोई स्थिति ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इतने सालों की जो शासक वर्ग की व्यवस्था है वो उसने आज तक क्या किया है, इसलिए उस देश को ये रहने योग्य नहीं मानते जहां पर वंचित वर्गों के अधिकार छीने जाते हों। अगली विशेषता के बारे में देखें हम, अगली जो इसकी प्रवृत्ति है वो कौन सी आती है, ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था। ईश्वर भय धर्म के प्रति अनास्था। देखिए ये क्या है, ये कैसे कवि हैं, हमने पढ़ा है, कौन सी धारा पढ़ रहे हैं, प्रगतिवादी धर रहे हैं। तो इन कवियों की जो धारणा है वो किसके प्रति, ईश्वर और धर्म के प्रति क्या है, इनके मन में अनास्था है। ये धार्मिक और ऐसी किसी भी रीतियों का विरोध करते हैं कि जो मजदूर और शोषित वर्ग का विरोध करती हो। तो इसलिए इनके मन में, इनके काव्य में क्या मिलता है, ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था का भाव हमें दिखाई देता है। प्रगतिवाद में धर्म ईश्वर आध्यात्मिक शक्ति, सनातन आदर्श, पाप पुण्य का कोई स्थान नहीं है। ये धर्म, ईश्वर या आध्यात्मिक शक्ति या इस प्रकार की भावनाओं पर कोई विश्वास नहीं रखते,
क्यों नहीं रखते? क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये क्या करते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य है कि वंचित जो वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको उसके अधिकार प्राप्त हो, उसे अपने जीने का हक मिले। इसलिए इनके काम में किसके प्रति? ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था देखने को मिलती है। क्योंकि ये देखते हैं कि जब तुम्हारा शोषण किया जा रहा था, जब तुम्हें दबाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, तब तुम्हारी रक्षा के लिए कोई भी नहीं आया है। तो जिस प्रभु की तुम लगातार स्मरण करते हो, जिस प्रभु का तुम ध्यान करते हो, जिसके लिए तुम रात दिन प्रार्थना करते रहते हो, वह प्रभु, वह भगवान, वह ईश्वर तुम्हारी रक्षा के लिए क्यों नहीं आया? तो इस प्रकार से, इस भावनाओं से इनके मन में यथार्थ के प्रति आग्रह है, जबकि ईश्वर और धर्म के प्रति इनके मन में क्या है? अनास्था के भाव है। ये इसको केवल क्या कोरी कल्पना मानते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या मिलती है अगली प्रवृत्ति उनके काव्य में? ईश्वर व धर्म के प्रति अनास्था है। और उसका एक कारण और है, क्योंकि यहां जो इनका दृष्टिकोण है कि भाई ये जो कवि हैं, इनका जो दृष्टिकोण है प्रगतिवाद में, वो भावात्मक नहीं है। कैसा है? बुद्धिवादी दृष्टिकोण है। बुद्धिवाद को प्रमुखता दी है। बुद्धि मतलब अपने दिमाग से, अपने भौतिक स्थिति के आधार पर आकलन कीजिए कि जो नहीं है उसके बारे में कल्पना करने से कोई मतलब नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा है उसके आधार पर यदि हम स्थिति देखें तो उसका ये वर्णन करना चाहते हैं। इसलिए धर्म और ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था के भाव इनके काव्य में हमें दिखाई देते हैं। देखिए समझते हैं कैसे। ये क्या कहते हैं? जिसका ले नाम, जिसका ले नाम युगों, जिसका ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, तुम रोए, किंतु न चेता, किंतु न चेता जो निशी भर पर तब तक क्षुधातुर तुम सोए। कि ये इनके मन में, इनके काव्य में क्या है? ईश्वर और धर्म के प्रति क्या है? अनास्था। कैसे स्पष्ट हो रही है? जिसका ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, जिसके लिए, जिसे स्मरण करते हुए बरसों बरसों तुमने साधना की, प्रार्थना की और उससे अपने जीवन को जीवन की रक्षा करने की, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तुमने प्रार्थना की। लेकिन किंतु न चेता जो निसी भर, लेकिन रात रात भर उसके लिए तुम प्रार्थना करते रहते, लेकिन वह तुम्हारी स्थिति को देखकर उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसने तुम्हारी स्थिति देखी नहीं। कब? तब तक क्षुधातुर तुम सोए। कब? तुम भूखे पेट तुमने उसकी प्रार्थना की, भूखा पेट रहा, तुम्हें खाना भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उस ईश्वर पर तुम्हारी स्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो यथार्थ की दृष्टि से, बुद्धिवादी दृष्टिकोण से जब वो देखते हैं तो स्वाभाविक है उनके मन में ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था के भाव अनायासी प्रकट हो जाते हैं। तो ये कौन सी प्रवृत्ति है? उनकी प्रवृत्ति है ईश्वर और धर्म के प्रति अनास्था के भाव। ईश्वर और धर्म के प्रति क्या है? उनका अनास्था है। किसके कारण? बुद्धिवादी दृष्टिकोण के कारण। वो क्या देखते हैं? हर चीज में वो भौतिकता के आधार पर देखते हैं कि ये चीज वास्तव में है या नहीं है, ऐसा हुआ क्यों होता है। तो इसका वो उत्तर जानना चाहते हैं। अगली प्रवृत्ति देखते हैं इनकी कि छठवीं इनकी प्रवृत्ति है जन क्रांति का आह्वान। क्या चाहते हैं ये कवि? ये देखिए, ये जो कवि हैं, प्रगतिवादी जो कवि हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सभी क्षेत्रों में साम्य मूलक मतलब समानता की
समानता की स्थापना करना चाहते हैं और समानता की स्थापना के लिए किसका आह्वान करते हैं? जन क्रांति का आह्वान करते हैं कि लोगों को जगाकर उन्हें अपने हक, अपने अधिकारों के प्रति जागने का और प्राप्त करने का यह आह्वान करते हैं। यह किसके द्वारा संभव होगा? जन क्रांति के द्वारा संभव हो सकता है कि जब जो छोटे लोग हैं, जो शोषित और मजदूर और श्रमिक वर्ग के लोग हैं, जब वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे तो क्या होगी? जन क्रांति होगी। और जन क्रांति से किसके बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, शोषक वर्ग हैं, उनके सिंहासन भी हिल जाएंगे। इसलिए किसका आह्वान करते हैं? जन क्रांति का आह्वान करते हैं। ये क्या कहते हैं कि भाई सभी क्षेत्रों में कैसी होनी चाहिए? बौद्धिक क्रांति का समर्थन करते हैं। कैसी क्रांति होनी चाहिए? बौद्धिक क्रांति होनी चाहिए सभी क्षेत्रों में, और समानता होनी चाहिए। ये जो असमानता अर्थ के आधार पर दिखाई देती है समाज में, ये समाप्त होनी चाहिए। तो किसका आह्वान करते हैं? ये जन क्रांति का आह्वान करते हैं। नवीन जी का एक बहुत अच्छी पंक्ति है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्मसात भूधर हो जाए। कौन कहता है? जन क्रांति का आह्वान में कहते हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे क्या मच जाए? उथल पुथल मच जाए, जलद बरसे आग जलद जल जाए। और जो बादल है उसमें जो जल है वो किसके रूप में? आग के रूप में बरसे, जिससे क्या हो? हर ओर उथल पुथल या क्रांति की ऐसी स्थिति बन जाए जिससे कि हमें चारों ओर किसका? भस्मसात भूधर हो जाए। क्या हो जाए? चारों ओर भस्म की, मतलब क्रांति की, परिवर्तन की स्थिति हमें दिखाई देनी चाहिए। इस प्रकार से ये किसका आह्वान करते हैं? जन क्रांति का आह्वान करने वाले जो कवि हैं वो किस काव्यधारा में हमें दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते हैं हमें प्रगतिवादी काव्यधारा में, कि ये शोषित लोगों को, अच्छा ये क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा, कि भाई शोषित जो लोग हैं वो किसके समान हैं? घास के समान हैं। और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े ऊंची शाखाओं वाले, ऊंचे तने वाले बड़े बड़े जो इमारतें हैं, वृक्ष हैं, वो किसका प्रतीक है? पूंजीपति का। तो जब झंझावात आता है, तूफान आता है, या बहुत ही प्रलयकारी जब बाढ़ आती है, पानी का वेग आता है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो किसका होता है? वो पूंजीपति, बड़े बड़े पेड़ जो हैं उनका होता है, बड़े बड़े जो मकान में निवास करने वाले हैं उनका होता है, भवनों का होता है। घास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये किसका आह्वान करते हैं? जन क्रांति का आह्वान करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए अगली जो इनकी प्रवृत्तियां हैं, अब इनकी कुछ प्रवृत्तियां अंतिम बची हैं, जिनमें हम देखते हैं नारी स्वतंत्रता का स्वर। सातवां है इनका नारी स्वतंत्रता। का स्वर। इनके काम में क्या दिखाई देता है भाई? कि प्रगतिवादी कवियों का विश्वास है कि किसान, मजदूर और श्रमिक वर्ग की भांति जो नारी है वो भी किसमें? वो भी क्या है? शोषित है, बंधनों में बंधी हुई दिखाई देती है। वह पुरुष की एक कह सकते हैं पुरुषत्ववादी एक सोच की क्या है? वो दास बनी हुई है। इसलिए अब समय है कि उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उसे उसका स्थान जो है उस तक, वहां तक पहुंचाया जाए, उसे सम्मान दिया जाए, उसे अवकाश दिया जाए, जिससे कि वह अपने जीवन को भरपूर रूप से जी सके, स्वतंत्रता पूर्वक जी सके। वह अपने मन की जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने में वह उसके लिए अवकाश प्राप्त होना चाहिए। इसलिए इनके स्वर में, इनके काव्य में किसका स्वर मिलता है? नारी स्वतंत्रता का स्वर हमें दिखाई देता है। क्यों? किसके क्या धारणा इनकी? कि ये मानते हैं कि मजदूर और शोषित वर्ग की भांति जो नारी है वो भी क्या है? बंधनों में है। अब क्या चाहिए? अब क्या समय है? अब समय यह है कि उसे इस बंधनों से मुक्त कर देना चाहिए।
अब वह जब नारी मुक्त होगी, अपने बंधन स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी, तो निश्चित है वो तुम्हारी ही सहभागी बनकर तुम्हारे अधिकारों को प्राप्त कराने में तुम्हारा पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। इसलिए इनके जो काव्य में नारी स्वतंत्रता का स्वर हमें प्रमुख रूप से दिखाई देता है। अगली जो प्रवृत्ति है व्यंग्यबोध। यह प्रवृत्ति प्राय हर युग की प्रधान प्रवृत्तियों में शामिल की जाती है, लेकिन जो प्रवृत्तियों में जो प्रकार है या जो कहने का जो ढंग है वो अलग अलग रूप में हमें दिखाई देता है। तो व्यंग्यबोध जो है वो इनका बहुत ही तीक्ष्ण साधन है। प्रगतिवादी कवियों का जो व्यंग है वो बहुत ही गहरा है, प्रभावी है, और व्यंग के माध्यम से ये तत्कालीन समाज की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करने में सफल हुए हैं। देखिए इनका जो व्यंग है वो कैसा है, किस पर है व्यंग? नेताओं पर है, भ्रष्टाचार पर है, आडंबरों पर है, और तत्कालीन समाज की स्थितियों पर यह व्यंग करना उचित समझते हैं कि व्यंग इन्होंने किस पर किया है? नेताओं पर किया है, भ्रष्टाचार पर किया है, राजनीतिक स्थिति पर किया है, और समाज की वो जो रूढ़ियां हैं, धर्माडंबर है, उन पर उनका व्यंग दिखाई देता है। और इस व्यंग करने में सबसे जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं हमारे नागार्जुन। उनकी व्यंग क्षमता के कारण, उनकी इस प्रकार की शैली के कारण उनका नाम रखा गया है, उनको नाम दिया गया है आधुनिक युग का कबीर। कि जो स्थिति कबीर ने उस समय प्रकट की थी कि हिंदू मुस्लिम सबको बराबर उन्होंने क्या किया था, फटकार लगाई थी, धर्माडंबरों का विरोध किया था, उससे जुड़ी हुई यथार्थपरक स्थिति हमें यहाँ पर नागार्जुन के काव्य में दिखाई देती है। तो व्यंग्यबोध में सर्वाधिक जो प्रभावी कवि कौन है? नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, लेकिन सर्वाधिक जो व्यंग्यबोध की स्थिति मिलती है वो नागार्जुन के काव्य में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो व्यंग्यबोध इनकी एक अन्यतम विशेषता पाई जाती है। किस पर व्यंग करते हैं? राजनीतिक भ्रष्टाचार पर, राजनीतिक स्थितियों पर, भ्रष्टाचार पर, आडंबरों पर और सामाजिक स्थिति पर इनका व्यंग दिखाई देता है। तो आज इनकी कुछ प्रवृत्तियां हमने पढ़ी हैं। अब इनका जो कला पक्ष किस प्रकार का रहा है, कि कला के क्षेत्र में इनकी क्या प्रसिद्धि रही है, कला के क्षेत्र में क्या इनका योगदान रहा है, और प्रगतिवादी जो काव्य है वो कला के स्थिति में अपना योगदान किस प्रकार देता है, तो वो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।